Hello, student. I hope you all are well today. In this lecture, we will talk about the accommodation of differences. We also learn the case study about TMS, means Tawa Matsya Sangh, and we will also study about the guaranteed to individual dignity. So before starting our lecture, let's we revise something a topic about our last few lectures. So in our last few lectures, we will learn about what is democracy. So everyone know about what is democracy. The equality in Indian democracy, इसमें हम लोगों ने formal democracy के बारे में देखा था. Then after political equality, social equality, economic equality, and decision making mechanism. So these all are the content should be learned in our last few lectures. So on this lecture, we will learn about our main topic, that is accommodation of differences. So here, see in the first paragraph that India is a country with many ethnic groups and with various regional, linguistic, religious, political, and social differences. The government has to make an effort to accommodate these differences and to include the minorities. The various differences present in our country are a great challenge to equality and the establishment of a real democracy. Despite all the guarantees, inequality still exists in our country. Humiliation and ill treatment of the backward classes is still prevalent in our society. Equality guaranteed in the constitutions needs to be translated into reality. So here that should be explained. India is a country with many ethnic groups. ठीक है, यहाँ पे बहुत एथनिक ग्रुप्स है, मीन्स बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं. उसमें सभी के रीजनल वाइज, सभी के अलग अलग स्टेट वाइज, सभी की अलग अलग लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज होती है, रिलीजियस मीन्स जिसमें बिलीव करते हैं, सभी के धर्म अलग अलग होते हैं. जैसे कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, या फिर कोई सिंधी हो, पंजाबी हो, तो सभी सभी अलग धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, फिर भी सब लोग एक साथ रहते हैं. यूनिटी इन आवर चेंजेस ऑन डाइवर्सिटी. So the government has to make an effort to accommodate these differences and to include the minorities. गवर्नमेंट है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि माइनॉरिटी हो या कोई भी अदर पब्लिक हो, लाइक हम लोगों को पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, वी विल also learn about around 121 crore plus people are situated in India. So उसमें 98% लोग, मीन सॉरी 90% लोग, not a percent, sorry, it's a crore, that is my mistake. So 98 crore of our population. So each and every person, उस 98 करोड़ पीपल की बात कर रही हूँ, वो क्या हिंदू धर्म पालन करते हैं. वहाँ पे 0.33% लोग ही जैन हैं. और अदर कास्ट का भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे SC ST OBC और उन सभी को मिला के 0.28% या 0.05% ऐसी पॉपुलेशन ऐसी है जो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो वो अदर कास्ट मीन्स हमारे पॉपुलेशन का 1/3% भी नहीं है. सो उसको हम किस में डाल दिया है, माइनॉरिटी के. अराउंड 33 लैक्स या 44 लैक्स की पॉपुलेशन इस धर्म से बिलोंग करती है, 33 लैक्स की पॉपुलेशन कोई इस धर्म को फॉलो करती है, तो वो अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन, उन सभी को माइनर में कन्वर्ट कर दिया गया है.
The great challenge to equality and establishment of real democracy। हम सभी बोलते तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि ये कास्ट वाले को इतना राइट मिलना चाहिए, इतनी तो रिजर्व सीट होनी चाहिए। फिर वो रिजर्व सीट कोई गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कॉलेज या स्कूल में हो, या कोई भी अदर प्लेस में प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में हो, तो कुछ चीज़ ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डिज़ायर की हुई है। 49%, अभी तो 51% हो गए, तो उसमें ऐसे डिज़ायर है कि एटलीस्ट 51% लोग जो है उसके लिए ये रिजर्वेशन है। पहले कैसा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी में मैंने आगे आई थिंक ये टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर ही दिया था, पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पहले कैसा था कि अगर फादर है, ठीक है, फादर मदर एंड सन और डॉटर, चार लोगों की फैमिली है, तभी कोई सपोज हमारे कोई फादर हो, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो अभी गवर्नमेंट जॉब में बीच में वो कुछ फिजिकली अनफिट हो गए या फिर एक्सीडेंट थ्रू, अदरवाइज बीच में ही उसका 40 ईयर्स हो गए, क्योंकि 58 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट आता है। तो अगर 40 ईयर्स की एज में अगर बीच में ही अगर वो मर गए, तो वो जो फादर है उसकी जगह उसका जो सन है, मीन्स कि हम लोग हैं, तो फादर की पोजीशन पे हम लोग जॉब कर सकते थे। इवन रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन पॉलिसी भी है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग जो ओल्ड जनरेशन से 90s से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को अगर 90s से जॉब मिली है, तो वहाँ पे उन लोगों को पेंशन पॉलिसी भी उन लोगों के लिए है कि आप जितनी जॉब कर रहे हो उसका इतना पोर्शन, जिस तरह से जो भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ होता है, सो कौन सी सैलरी या पे स्केल के बेसिस पे कितना उन लोगों को कितने परसेंट पेंशन मिलता है, तो वो तो सब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू ही चलता है। बट आफ्टर रिटायरमेंट भी पेंशन मिलता था कि सपोज 50 to 60,000 सैलरी होती है, तो उन लोगों को 20 to 25,000 पेंशन मिलता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट रेट, बट ऐसा है। पर 2005 के बाद वो जो पॉलिसी है पेंशन पॉलिसी, वो भी निकल गई है। अभी फादर के बाद उसका सन और उसके बाद उसका सन, वो सारी पॉलिसी भी निकल गई है। अब रिजर्वेशन कैटेगरी भी डे बाय डे आप लोग देख रहे हो कि है भी और नहीं भी। अभी वैसे तो रिजर्वेशन कैटेगरी है, पर उसमें भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं। पहले तो गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट मिल जाती थी, पर अभी 3 फेज़ में डिवाइड कर दी है। फेज़ 1 में आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें आप मैथ्स, रीजनिंग, एटीट्यूड, क्वांटिटेटिव एटीट्यूड भी आता है, साइंस आता है, जीके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, गुजराती और वो सभी सब्जेक्ट। और उसके अलावा लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी एक इंग्लिश आता था, और पास्ट हिस्ट्री रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो अभी आते हैं, सॉरी आते थे नहीं आते हैं, सो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेज़ 1 में रखती है। उसके बाद फेज़ 2 आता है जो रहती है ब्रिटन एग्ज़ाम, कि अगर आप फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम जो क्लियर करते हो फेज़ 1, उसके बाद ब्रिटन एग्ज़ाम आती है जिसमें आपको ब्रिटन एग्ज़ाम देनी पड़ती है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट वगैरह पूछे जाते हैं। वो फेज़ अगर आप क्लियर करते हो, उसके बाद आता है फेज़ 3, दैट इज़ डायरेक्ट और एल्स पर्सनल इंटरव्यू। वो भी बहुत टफ रहता है, उसमें भी सिचुएशन आपने दोनों फेज़ क्लियर कर लिए तो इट डजेंट मीन कि आपको फाइनल में क्लियर हो ही जाएगा। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन रख देते हैं आपके सामने कि आप उस सारे क्वेश्चन को क्लियर अगर ना भी कर पाओ तो भी आपको जॉब मिलती नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंसेस। इक्वालिटी भी है, अनइक्वालिटी भी उतनी ही है। अभी भी आप कंट्री में देखो, तो जैसे अहमदाबाद में जाओ तो सपोज मोमेडियन लोग हैं, कोराची लोग हैं, खोजा लोग हैं, तो उन लोगों को क्या है कि उनको बहुत सारी ऐसी जगह है कि अगर वो फ्लैट लेने चाहे तो उन लोगों को फ्लैट नहीं मिलते। उसके लिए भी अलग सा एरिया डी अलोकेट किया हुआ है।
इस पर्टिकुलर रीजन से कोई भी पब्लिक बिलोंग करती है तो वो यही एरिया में रहेगी। कोई फ्लैट होते हैं तो उसमें भी उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अभी भी ऐसा नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि कास्टिसिज्म निकल गई है, पर अभी भी इक्वालिटी है नहीं। डेमोक्रेसी और इक्वालिटी में वही चीज़ हम लोग ना चाहते थे। सरकार बोलती है कि इक्वालिटी रखो, पर अभी भी इन इक्वालिटी अभी भी हर जगह पे है। ठीक है, सो डिस्पाइट all the guarantees, inequality still exists in our country. Humiliations and ill treatment of the backward classes is still prevalent in our society. Equality guaranteed in the constitution needs to be translated into the reality. Let's we learn the case study about TMS. So coming to our next topic, that is TMS. Tawa Matsya Sangh. The Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers cooperatives, an organization of fighting for the right of the displaced forest dwellers of the Satpura forest, Madhya Pradesh. The Tawa Dam was constructed on the Tawa River, a tribute of the Narmada in 1978. The Tawa Dam is the third largest in the Narmada Valley project, with coast submergence of 44 villages. In 1994, the government gave the right for the fishing in the Tawa River to private contractor. This contractor draws the local people away and got cheap labor from outside. The Tawa Matsya Sangh TMS organized rallies and Chakka Jam roadblocks, damaging their rights to continue fishing for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoirs. So, this shows that the right to protest against unfair decisions is guaranteed to people living in the democratic countries like ours. Now coming to our next topic, that is guarantee to individual dignity. The French Revolution laid the foundation for the individual dignity. The slogan of the French Revolution was liberty, equality, and fraternity. The farmers of our constitution include this ideal in the preamble. The fundamental rights promote and protect every individual's dignity. These rights are mentioned in the Constitution of India and are protested. Means according to our constitution, every individual has a right to promote and protect every individual dignity. Everyone has a right to vote, everyone has a right to take a decision to our own self, everyone has a equality, but still we will know that the inequality should be stable. In case of their infringement of violation, even by the state itself, an individual can take the case to the highest legal authority, the Supreme Court of India. So सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट वो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है और उनको सभी राइट है। सबसे बड़ा डिसीजन अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या हाई कोर्ट से, स्टेट लेवल के हाई कोर्ट से या कहीं से भी आप अगर केस कर रहे हो, आपके पास अच्छा सा वकील है, वकील के पास अगर अच्छी सी अथॉरिटी भी है, तो अगर आप अपना केस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट पे, कि कहीं भी या स्टेट लेवल पे कहीं भी आपका केस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास सारी लीगल अथॉरिटी है टू टेक द डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, और उनका जो डिसीजन होता है वो होता है फाइनल डिसीजन। जैसे हम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार अयोध्या का केस हुआ था
और फाइनली अयोध्या का केस सुप्रीम कोर्ट के जज ने फाइनल किया कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा. सो सुप्रीम कोर्ट judge has a final authority to take a decision. So here our topic is over of guarantee to individual dignity. Thank you so much and have a nice day.